हाँ पापा। हाँ हाँ हम बस निकलने ही वाले हैं। ठीक है, ओके। अरहान, अरहान वेट। अरहान आज अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आखिर इतने साल के बाद जो आ रहे हैं दादू वापस। प्रिया, मेरा ब्लेजर देना जरा जल्दी। काफी लेट हो गए हम लोग, हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलो। But why did it take him so long to come here? मैं बताता हूँ, चलो चलो ना, चलो चलो। क्या है ना, पापा ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने। जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो पापा उनको अपने साथ ले आए। I don't even know what will I say to him. मतलब? मेरा मतलब है हमारी शादी के बाद अब जाके मिलूंगी तुमसे। And no offense, बुरा मत मानना, पर दादाजी कुछ इंटिमिडेटिंग लगते हैं। इंटिमिडेटिंग? और दादू? नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा सा शांत हो गया। पिछले कुछ सालों से उन्होंने किससे बात नहीं की है ना, इसलिए। वैसे इज अ ग्रेट मैन आफ्टर ऑल। हाँ, I'm sure. अरे उसे वहाँ मत रखो भैया, इसको इधर रखो। हाँ इधर रखो, वहीं उसको वहाँ से हटा के यहाँ रखो प्लीज। हाँ उसको इधर कर लो। अरे मेरे बच्चे, अब तुम बराबर के हो गए हो। कम ऑन गिव मी हग। ओह, और ये भाई साहब कौन है? ओह, बस मेरा बेटा। सब बातें बाहर ही कर लोगे या अंदर भी आओगे? प्रणाम माँ। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पर क्या बढ़िया, लगता बिल्कुल खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। इतने दुबले हो गए हो तुम। सच में? डोंट वरी बेटा, दुनिया की सभी माँ की यही प्रॉब्लम है। एंड आई कॉल इट ओवर प्रोटेक्टिव मदर सिंड्रोम, OMS। हाँ, अब कॉमेडी खत्म हो गई हो तो सब अंदर चले? हाँ बिल्कुल। आओ बेटा। ठीक है, डन डन। पापा, हाँ दादू कहाँ है? अपने रूम में ही होंगे। क्यों? रूम में तो नहीं देखे मुझे। बैठो बैठो। पापा, पापा। बेटा वो अपने कमरे में ठहरते ही, पता नहीं क्या वजह। यहाँ आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। ना तो ज़्यादा किसी से बात करते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। बस घंटों घंटों यहीं बैठे रहते हैं। कभी कभी कुछ लिखते रहते हैं। पापा रिलैक्स, परेशान मत होइए, मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ। और वैसे भी आपको ये खूब अच्छी तरह से मालूम है कि दादू सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए। वैसे भी अभी ये दादू और पोते की बॉन्डिंग का वक्त है। ठीक है बेटा, लो संभालो कोई दादू, मैं चला। बहते हैं तो बहने दो मुझे।
दादू याद तो हूं ना मैं आपको? हाँ मेरे बच्चे, पर इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने आने में? मैंने ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपने कहाँ इतनी देर लगा दी यहाँ आने में? बस बेटा, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। सही वक्त मतलब? सवाल बहुत पूछते हो तुम। अरे दादू आप बोलते ही ऐसे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि आप एक बहुत बड़े मशहूर लेखक हैं, पर मैं तो नहीं हूँ ना, मैं कैसे समझूंगा? बचपना नहीं गया तुम्हारा अब तक। चलिए ये सब छोड़ते हैं, नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं तुम जाओ। दादू अमन, आया। जाओ। दादू मैं अभी आता हूँ। हाँ पापा, दादू ने कुछ खाया? वो बेटा आजकल कम और अकेले ही खाते हैं। अभी तो अपने कमरे में आराम कर रहे होंगे। उसका मतलब मुझे उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने की जरूरत है। मैं भी आया। ओके दादू, दादू आप सोए तो नहीं? कैसे सो सकता है कोई? तुम जो आ गए हो। वेरी फनी, टोटली अननेसेसरी। ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ किताबें लेके आया। वाह। और इस बार मुझे आपसे सीखना है कि आप शब्दों में इतने अच्छे कैसे हैं। आखिरकार मैं भी एक राइटर बनना चाहता था, मगर अफसोस बन गया बैंकर। एनीवे, ये क्या है? ये मेरी आखिरी किताब। वाह, दिस इज सो कूल। किसके बारे में? लीला। लीला? चंद्रावती एक पुरकशिश खातून थी। मुझे नहीं मालूम कि वो खूबसूरत थी या नहीं, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ उनमें एक अलग किस्म की सादगी थी। कुछ तो था उनमें जो उन्हें बाकियों से मुख्तलिफ बनाता था। जहाँ बाकी ख़वातीन आज भी घूंघट में उम्र बिताने को तैयार थीं, अपनी ज़ुबान होते हुए भी बेजुबां बंद ज़िंदगी बिताने को तैयार थीं, वहाँ चंद्रावती सबसे मुख्तलिफ एक ऐसी खातून जिसे घूंघट हटा दुनिया को बिना पर्दे के साफ साफ देखना था, अपनी बातें कहनी थी, दोस्त बनाने थे, आज़ाद भारत में खुद भी आज़ाद रहना था। चंद्रावती में पार्वती भी थी और पाकीज़ा भी। मैं उम्र में तकरीबन उनसे 5 साल छोटा था और वो मुझे शम्मी कहकर बुलाया करती थी। इसके पीछे 2 वजह थी। एक तो यह कि मेरा पूरा नाम शाहीन रिजवी है। शाहीन रिजवी मतलब कि एक मुसलमान जो कि इस हिंदू मुआशरे में रह रहे चंद मुसलमानों में से एक था। ऐसा तो नहीं था कि उन्हें मेरे मज़हब से कोई परेशानी थी, मगर क्या करें, 2 सदी पहले हुए बंटवारे का असर तो आज भी मुआशरा में दिख ही जाता है। और दूसरी वजह बेहद अजीब व गरीब थी और शायद चंद्रा जी को ही समझ में आती थी। यूँ तो उस ज़माने में ख़वातीन को बाहर जाकर फिल्में वगैरह देखने की इजाज़त नहीं थी, पर चंद्रा जी को उस दौर के फिल्मी सितारों में शम्मी कपूर काफ़ी पसंद थे और उनको यह गलत फहमी थी कि मैं कुछ उन्हीं की तरह दिखता हूँ। हालांकि मैंने इस बात से कभी इत्तेफाक नहीं रखा। चंद्रावती या चंद्रा जी एक शादीशुदा खातून थी। चंद्रा जी के शौहर उम्र में तकरीबन उनसे 11 साल बड़े थे। वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर वक्त बाहर ही बिताते थे। चंद्रा जी को उनकी वफाई पर भी शक होता था,
मगर इस बात को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियों और चंदू की परवरिश में ही अपनी खुशी ढूंढ ली थी। चंदू अपनी उम्र के बाकी बच्चों से ज्यादा शरीर था। वो कभी भी मेरे कमरे में घुस जाता, किताबों को यहाँ वहाँ फैला देता और कुछ पर तो अपनी चित्रकारी भी कर देता। मेरे मेहमानों तक को नहीं बख्शा चंदू ने। ना तो चंदू मुझे समझ आया और ना मैं चंदू। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मतलब? वो छत पर। कौन सी छत? अब ड्रामा बंद हो गया हो तो अंदर आ जाओ। हाँ जी, एक सेकंड। तुम लड़के लोग अपना कमरा कितना गंदा रखते हो। गंदा कहाँ है, साफ ही तो। बैठिए। वैसे अच्छा नहीं किया तुमने। मैं माफी चाहूंगा, आगे से मैं कमरे को और साफ रखूंगा। मैं कमरे की नहीं, छत की बात कर रही हूँ। वो मैं उसके लिए भी माफी चाहूंगा। दरअसल वो तो बस में खो गए ना मेरी खूबसूरती में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे एक शादीशुदा औरत को तुम ऐसे देखते हो। अरे लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। मैं माफी चाहूंगा चंद्रा जी, मेरा वो इरादा नहीं था। वो बस मैं आपको अरे मैंने मजाक में बोला। तुम तो सच में पागल हो। तुम्हें लगता है मुझे इन सब बातों को कोई फर्क पड़ता है? अब जिनका फर्क पड़ता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी को फर्क पड़े या ना पड़े? क्यों शायर साहब, सही कहा ना मैंने? चंद्रा जी अक्सर अपनी तन्हा शामें मुझसे गुफ्तगू करने में गुजारा करती थी। कभी हम वहीं बरामदे में बैठ घंटों बातें करते, तो कभी वो मुझे अपनी रसोई में नए नए पकवान बनाना सिखाती। उन्हें मुझसे बात करना बहुत पसंद था। ये यूं कहूं कि उन्हें बात करना बहुत पसंद था। उन्हें देख ऐसा लगता था जैसे कोई पहली बार उनके सामने बैठा उनकी बात सुन रहा है, और वो बस बोलती ही जाए, बोलती ही जाए। दिन भर की थकान के बाद चंद्रा जी अकेले बैठकर हुक्का लिए आराम करती थी। शमी, पराठा कैसा है? बहुत लजीज है चंद्रा जी। और दूं? बस एक और। शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें खाना खिलाने में। तुम बहुत दिल से खाते हो। मुझे तो लगा मुंह से खाता। अच्छा बेटा, मुझसे मजाक लगाऊं अभी लपड़? नहीं नहीं। अब तुम शादी कर लो। अरे शादी? पर क्यों? अरे शादी करने के लिए बोला है, जंग लड़ने के लिए नहीं जो ऐसी हरकत कर रहे हो। अगर आपको मेरे मजाक से कोई परहेज है तो नहीं करूंगा मैं। अगर ये शादी की बेड़ियां ना बांधे मुझे, तो कुछ साल तो आजादी के जीने दें। क्या करूं मैं इस लड़के का? बच्चे नहीं हो तुम, अब 26 के हो गए हो। बीवी के आने से तुम्हारी सेहत सुधरेगी और जब बीवी आएगी तो होटलों से खाना बंद करोगे और घर का पका पकाया खाना खाओगे। बीवी के आने से आदमी बन जाओगे तुम, समझे? अरे वाह, तुम सुबह सुबह? दरअसल वो शर्ट का बटन टूट गया। क्यों शायर साहब, बीवी ने लगाने से मना कर दिया? हाँ मना कर दिया। अंदर आओ, अभी मुझे दो। शुक्रिया। शक्ल देखो अपनी, मेरी बात मान लो, वरना
35 तक पहुँचते पहुँचते बुद्धि हो जाओगे और तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी तुम्हें। वो चंदा जी, वो शर्ट। मुझे तो चाहिए कि तुम्हें कोई अच्छी खूबसूरत समझदार लड़की मिल जाए, मेरे गांव की कोई। अगर आप जैसी कोई हो तो मैं खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊं। क्यों? अच्छा, नहीं, ऐसे ही बोल रहा था मैं। अपने से बड़े उम्र की लड़की मत लाना जिसने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी हो। कोई नहीं, तुम ही मुझ पर छोड़ दो, मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए कोई। शुक्रिया। मैंने चंद्रा जी को हाँ सिर्फ इसलिए कहा ताकि वो मेरे निकाह की बात को बार बार मेरे सामने ना लाए। मुझे तब निकाह करना ही नहीं था, क्योंकि उसी दौरान मेरी नौकरी बम्बई के एक बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस में लग गई थी, जिसके लिए मुझे दिल्ली से निकलकर बम्बई में नया सफ़र शुरू करना था। लेकिन उससे पहले मुझे चंद्रा जी को सब बताना पड़ेगा। क्या है ये? क्या है? खुद ही देख लो। अरे ये क्या, आपने तो मैं निकाह का इश्तिहार डाल दिया। और नहीं तो क्या, जब पिछली बार तुम्हें अपनी जैसी एक लड़की से मिलाने ले जा रही थी तब तो तुमने मना कर दिया। अब पढ़ो इसे। पढ़ो। बैचलर ऑथर, एज 26, seeks attractive young wife well versed in household duties. Caste, religion, no bar. Dowry optional. क्या हुआ, सही नहीं लिखा है क्या? अरे बहुत दुरुस्त लिखा है, पर इन सबसे आएगा कौन? देखना तुम। मैं उन्हें अपनी नौकरी के बारे में बताना चाहता था, और ये भी कि अब ये अखबार के इश्तिहार, मेरे निकाह की बातें वगैरह कुछ मायने नहीं रखती। पर मेरे निकाह कराने को लेकर उनकी वो खुशी, उनकी वो मासूम हंसी, उसने मुझे रोक दिया। मुझे शायद सही वक्त का इंतज़ार करना होगा, पर कौन जानता है कि अल्लाह की रहमत मुझ पर कुछ और तरीके से बरसने वाली थी। ये तो हरगिज़ नहीं, ये तो फोटो में ही बीमार लग रही है। और ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तुमने सही कहा था, ये इश्तिहार वाला ख्याल ही बेकार था। छोड़। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वो किताब। कोई पहली बार नहीं आ रही, मैं कर देती हूँ। ये लीला कौन है? कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी कोई तो है, बताओ कौन है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना कोई नहीं है। अरे अच्छा बता दो, फिर नहीं पूछूंगी। पक्का? पक्का। और मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। अच्छा नहीं उड़ाऊंगी। अब बताओ कौन है? बैठिए बैठिए। लीला, आप। मैं क्यों भला? जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं किसी को नहीं जानता था।
जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो हमेशा ऐसा लगता था कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ। वो क्या है ना, हमें एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है और आप वो बखूबी हो। मैं आपका तो नाम भी नहीं जानता था, पर जब भी आपको देखता था तो हमेशा ये लगता था, ये लफ्ज़ हमेशा ज़हन में आता था, लीला। पर ये लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब होता है इन इंग्लिश नाइट, या फिर इन अरबिक नाइट ब्यूटी। हिंदी में बोलूं तो खूबसूरत रात। और उसमें मेरे बारे में क्या लिखा है? कुछ नहीं, कुछ बातें हैं और मुलाकातें हैं, अच्छी और बुरी। चंदा जी, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपसे ये बात मैंने छिपा कर रखी। आपको कहीं बुरा तो नहीं लगा? बुरा? इससे अच्छी चीज़ मेरे लिए कोई कर भी नहीं सकता था। चंदा जी, आपको पार्वती भी है और पाकिज़ा भी। मुझे जाना है। खा ले। उसके बाद काफ़ी दिनों तक मैंने चंद्रा जी को नहीं देखा, न बरामदे में और ना ही नीचे सड़क पर। मुझे लगा कहीं उस डायरी की वजह से, या कहीं मैंने अपनी हदें तो पार नहीं कर दी। हर गुजरते दिन के साथ मुझे यह ख्याल डराने लगता कि कहीं उस डायरी की वजह से चंद्रा जी मुझसे बात करना न बंद कर दें। कहीं लीला चंद्रावती से बात ना करने की वजह ना बन जाए। कभी तो यह भी लगता कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। शायद उनका मुझसे बात ना करना मेरा दिल्ली से जाना आसान कर देगा। शायद खुदा को भी यही मंजूर है। मैंने अपना सामान बांधा और एक आखिरी बार उस घर को निहारने लगा। एक आखिरी बार बरामदे की तरफ देखा। अब हम आपसे मिलने नहीं आएंगे तो आप भी नहीं मिलेंगे हमसे। चंदा जी, क्यों हर कहानी खुशी खुशी रास्ते नहीं नापती। चंद्रा जी के शौहर के कत्ल ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। हर एक पल जिंदगी का लुत्फ उठाने वाली चंद्रा जी कहीं खो सी गई। कोई शहर भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक वहां अपना कोई है। कुछ महीनों के बाद वो दिन भी आ गया जब चंद्रा जी को इस शहर से अलविदा लेना था। टिकट ले ली है मैंने, अब बस ट्रेन का इंतज़ार है। अपना ख्याल रखना तुम, बाहर होटल से मत खाना। नहीं खाऊंगा। और एक और चीज़, दिल्ली मत छोड़ना, बम्बई से बहुत अच्छा है ये। आपको कैसे पता ये? सब पता है मुझे। तुम्हारी उस डायरी में एक चिट्ठी भी थी। दरअसल मैं आपको बताने ही वाला था, पर बताया नहीं। क्यों? बताता तो फ़र्क भी क्या पड़ता। कैसा फ़र्क?
खैर, आप अपना और चंदू का ख्याल रखिएगा और खत लिखते रहना। क्यों, तुम मिलने नहीं आओगे? ऐसा नहीं है चंद्रा जी, वक्त मिला तो ज़रूर आऊँगा। चंद्रा जी नहीं, लीला। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने गांव से अपने जैसी ही कोई लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। आप जैसा कोई नहीं है। आप शादी करेंगी मुझसे? पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा, कुछ ऐसा जिसके बारे में न उन्होंने कभी सोचा और न मैंने। पर वक्त का तकाजा कुछ ऐसा था कि तो आपने लीला से शादी की?